नमस्कार। इस बहुत ही खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के निर्णयों में ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ाना अब बहुत ही जरूरी हो गया है। पीएम ने कहा कि 20वीं सदी में बनी वैश्विक संस्थाओं में दुनिया की 2/3 आबादी को आज तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। जो देश आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उन्हें फैसले लेने वाली मेज पर जगह नहीं दी गई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि जब दुनिया में हर हफ्ते एआई और तकनीक अपडेट हो रहे हैं, तब यह अस्वीकार्य है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस 80 सालों से बिना किसी अपडेट के चलती आ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 20वीं सदी के टाइपराइटर से 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर को नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने और भी बहुत सारी अहम बातें कही हैं इस दौरान। तो इस विशेष कार्यक्रम में हम ब्रिक्स में पीएम मोदी द्वारा दिए गए अहम वक्तव्यों पर करेंगे विस्तार से चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे उन बातों के क्या कुछ हैं मायने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के शहर रियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। नेताओं ने ब्रिक्स एजेंडे के विभिन्न मुद्दों पर उपयोगी चर्चा की, जिसमें वैश्विक शासन में सुधार, वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करना, शांति और सुरक्षा, मल्टीलैटरलिज्म बहुपक्षवाद को मजबूत करना, विकास के मुद्दे और एआई जैसे मुद्दे शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति को उनके गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी और शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए उनका धन्यवाद भी दिया। शांति और सुरक्षा की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। ब्राजील में शुरू हुए ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद को मानवता के लिए बड़ा खतरा बताया। भारत के साथ ही बाकी देशों ने भी आतंकवाद और खासकर पहलगाम हमले की निंदा की, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी ने इस मंच से पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर हमला बोलते हुए कहा, आतंक को शह और समर्थन देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। कोई भी देश या संस्था इस खतरे से अलग नहीं रह सकता। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किया गया हमला कायरता की निशानी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता रहेगा और आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। The terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. The Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. In the session on strengthening multilateralism, economic, financial affairs and artificial intelligence, Honorable Prime Minister expressed that diversity and multipolarity were valued strengths of the BRICS. ब्रिक्स समिट में पहले दिन की कार्रवाई के बाद अपनाए गए रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र में किसी भी आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे आपराधिक और अनुचित बताया गया, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, जब भी हो, जहां भी हो और जिसके द्वारा भी किया गया हो। रियो घोषणा पत्र के पैराग्राफ 34 में लिखा है कि हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य लोग घायल हुए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।
ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और जरूरी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने की मांग की। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया चारों ओर से दबाव महसूस कर रही है, विश्व अनेक प्रकार की चुनौतियों और अनिश्चितताओं से गुजर रहा है, ऐसे में ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव स्वाभाविक है। पीएम ने सुझाव दिया कि खुद की व्यवस्थाओं में सुधार करने से हमारे बहुपक्षवाद के आह्वान को और अधिक विश्वसनीयता मिलेगी। ग्लोबल साउथ के देशों की ब्रिक्स के प्रति कुछ विशेष अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं। उन्हें पूरा करने में हम मिलकर काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में शुरू की गई पहल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का जिक्र किया और सुझाव दिया कि एक ब्रिक्स साइंस एंड रिसर्च रिपोजिटरी बनाया जाना चाहिए जिसका लाभ ग्लोबल साउथ के देशों को भी पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाते हुए इसकी सप्लाई चेन को भी सुरक्षित बनाने पर जोर दिया और कहा कि हमें देखना होगा कि कोई भी देश इनका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए या हथियार के रूप में ना करे। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस में चिंताओं के समाधान और इनोवेशन के प्रोत्साहन दोनों को समान प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर भी सहमति जताई गई और संयुक्त राष्ट्र सुधारों का जोरदार तरीके से समर्थन किया गया। ब्रिक्स ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के जरिए ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को और ताकत मिलनी चाहिए। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर चीन और रूस ने सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील को बड़ी भूमिका देने पर जोर दिया। He reiterated that the global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century. And therefore, he underscored the importance of reforming the multilateral organizations. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institutions, particularly the UN Security Council, the IMF, the World Bank and the WTO must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times. भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य देश है और अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन में दोहराया कि 20वीं सदी के वैश्विक संगठनों में 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने की क्षमता का अभाव है। सुधाकर दास और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन के आउटरीच कार्यक्रम में भी शिरकत की। सम्मेलन ब्रिक्स में 11 सदस्य हैं, 9 पार्टनर देश हैं और 8 आमंत्रित देश और 7 वैश्विक संगठनों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। आउटरीच प्रोग्राम में पर्यावरण और COP30 वैश्विक स्वास्थ्य यानी ग्लोबल हेल्थ को लेकर प्रमुख रूप से चर्चा हो रही है। और पीएम ने अगले साल भारत की अध्यक्षता में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर कहा कि हम सभी विषयों पर करीबी सहयोग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स को नए रूप में परिभाषित करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का मतलब होगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि जिस तरह से भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 को व्यापक सफलता मिली, ग्लोबल साउथ के विषयों को प्राथमिकता दिलाई गई, ठीक उसी तरह से ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भी भारत ब्रिक्स को जन केंद्रित और मानवता प्रथम की भावना से आगे बढ़ाएगा। और ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आउटरीच सेशन में क्लाइमेट जस्टिस और ग्लोबल हेल्थ पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट जस्टिस का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक कर्तव्य है। भारत ने मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, सोलर अलायंस, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसे पहल की शुरुआत की है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बावजूद इसके पेरिस समझौता के लक्ष्य को समय से पहले भारत हासिल करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग इसे आंकड़ों में मापते हैं, लेकिन पर्यावरण और प्रकृति को भारत संस्कारों में जीता है। उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य पर कहा कि पृथ्वी और मानव
दोनों के स्वास्थ्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोविड की महामारी ने सिखाया है कि वायरस वीजा लेकर नहीं और समाधान भी पासपोर्ट देखकर नहीं चुने जाते हैं। इसलिए मानवता को प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। भारत ने आयुष्मान भारत जैसे अभियान स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। भारत स्वास्थ्य को और मजबूत करने के लिए तकनीक को भी बढ़ावा दे रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री इस दौरान कही और इस दौरान बोलीविया के राष्ट्रपति लुइल आर्से के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि बोलीविया लैटिन अमेरिकी देशों में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत हुए हैं। व्यापार विविधीकरण और प्राथमिकता के आधार पर इसे मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। डिजिटल तकनीक, क्रिटिकल मिनरल्स, स्वास्थ्य, स्पेस सहित अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही बोलीविया की आजादी के 200 साल पूरे होने पर भी शुभकामना दी। वहीं उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांडू ओरसी ने पीएम मोदी के साथ ब्रिक्स सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात रही। पीएम मोदी और राष्ट्रपति यामांडू ने साझा हितों और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही भारत व्यापार, केमिकल, फार्मा, तकनीक, रक्षा सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की। उरुग्वे में बढ़ते योग को पीएम मोदी ने लोगों के बीच मजबूत होते संबंध बताया। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर विस्तार से अपनी बातें रखी और उन बातों को सबसे महत्वपूर्ण ये कि उन बातों को ब्रिक्स जो डिक्लेरेशन आया, घोषणा पत्र, उनमें भी उनको शामिल किया गया। तो इन बातों के क्या कुछ है मायने, प्रधानमंत्री की जो बड़ी बातें रहीं उनके क्या कुछ है मायने, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिलीप सिन्हा जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में इस वक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र को संबोधित किया और इस दौरान आतंकवाद से लेकर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस, ग्लोबल हेल्थ, इन तमाम विषयों पर अपनी बातें रखी। आपकी पहली प्रतिक्रिया, और उन बातों को घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया, तो किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के इन वक्तव्यों को और उनके क्या कुछ है मायने? ये भारत के लिए बड़े संतोष की बात है कि भारत के जो दो प्रमुख प्रमुख जो विचार है हमारे, एक तो आतंकवाद के विरुद्ध आम सहमति जुटाना और दूसरा सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भी आम सहमति जुटाना, इन दोनों पर एक प्रकार से इस सम्मेलन में जो घोषणा पत्र है उसमें समर्थन मिला है जी। आज की जो परिस्थिति है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो परिदृश्य है, उसमें आम सहमति बनना आसान नहीं होता है और आम सहमति बनने के बाद भी उस पर कार्रवाई या उस पर अमल बहुत कम होता है। बिल्कुल। लेकिन इस प्रकार के मंच जो है, जहां पर कि ग्लोबल साउथ के देश उपस्थित होते हैं, वहां पर ग्लोबल साउथ के जो बातें हैं, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके जो परेशानियां हैं, उनको उजागर करना और उन पर आम सहमति बनाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरा कि ब्रिक्स इस वक्त दक्षिण अमेरिका में हो रहा है, जो बहुत दूर दराज का इलाका है। वहां पर प्रधानमंत्री आमतौर पे कम जाते हैं। तो इस प्रकार के सम्मेलन में वहां के जो प्रमुख नेता हैं उनसे मिलने का एक अवसर मिलता है। एक तो भारत ब्राजील के संबंध को मजबूत करने का अवसर मिलता है और दूसरा वहां, जैसा कि अभी उनकी मुलाकात हुई बोलीविया और यूरुग्वे के राष्ट्रपतियों से, इससे ये मंच ये अवसर देता है कि भारत की जो पहुंच है शिखर स्तर पर, वो वार्ता इन देशों के साथ भी हो पाए, जो कि आमतौर पर नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से ब्रिक्स में एक तो ग्लोबल साउथ के विचारों पर एक आम सहमति बनाना और दूसरा भारत के लिए जो द्विपक्षीय संबंध हैं इन दूर दराज के देशों के साथ,
उनको मजबूत बनाना, ये दोनों अवसर प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन मैं एक एक करके उन तमाम बिंदुओं पे आऊँगा और आपसे प्रतिक्रिया लूँगा, लेकिन सबसे पहले आतंकवाद पे आता हूँ। दिलीप सर, हम जानते हैं कि बीते कई वर्षों से, दशकों से भारत जो है वो आतंकवाद का दंश झेल रहा है, और न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं। बावजूद उसके आज मेरा सवाल, और बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज भी 2025 के साल में भी, जब हमने कहा कि दशकों से हम आतंकवाद के दंश को झेल रहे हैं, बावजूद उसके कोई कंसेंसस नहीं बन पाना वैश्विक स्तर पर कितना बड़ा फेल्योर आप इसे मानते हैं पूरी विश्व बिरादरी के लिए? ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा फेलियर है विश्व बिरादरी के लिए कि आतंकवाद पर जो देश हैं उनके मापदंड दोहरे होते हैं। जो जिन आतंकवादियों से वो सहमत हैं उनको वो अच्छा आतंकवादी कहते हैं, गुड टेररिस्ट कहते हैं, और जिनसे वो सहमत नहीं है उन्हें ही बैड टेररिस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार आतंकवाद की परिभाषा पर ही कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक कन्वेंशन है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म, जो पड़ा हुआ है ठंडे बक्से में, उस पर आम सहमति नहीं बन पाई है। तो इस प्रकार हमें ये मान के चलना चाहिए कि आतंकवाद के विरुद्ध जहां हम इन मंचों पर अपनी बात रखते हैं, आम सहमति बनाने का प्रयास करते हैं, देशों पर दबाव डालते हैं, लेकिन जहां तक कार्रवाई का सवाल है वो कार्रवाई हमें स्वयं करनी होगी अपनी सुरक्षा के लिए, और उसमें हमें जो भी कार्रवाई करते हैं उस कार्रवाई का जो जस्टिफिकेशन है वो हम इन मंचों में दे सकते हैं कि हमने ये कार्रवाई इसलिए की और हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ थे, न कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में थे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जो कार्रवाई है आतंकवाद के विरुद्ध उससे हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रखें और विश्व को ये बताएं कि हमारी जो भी कार्रवाई हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रही है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून को इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो देश आतंकवाद के विरुद्ध अपनी आत्मरक्षा में कोई कार्रवाई करते हैं वो वैध है अंतर्राष्ट्रीय कानून में। लेकिन दिलीप सर, वैसे देश जो कि आतंकवाद के पोषक हैं, उनके संरक्षक हैं, एक टूल के तौर पर उनका वो इस्तेमाल करते हैं, वैसे देश एक नैरेटिव भारत के खिलाफ भी फैलाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया को, और अभी हमने देखा एससीओ की समिट में उसका कहीं जिक्र तक नहीं किया गया, थैंक्स टू ब्रिक्स कि उन्होंने इसको शामिल किया। तो ऐसे में फिर वही बात आ जाती है कि ये देश जो है वो कब समझेंगे आतंकवाद से वो खुद भी पीड़ित हैं, लेकिन जब इसकी बात आती है कि हम भर्त्सना करें, भारत के साथ जाएं, चूंकि भारत भी इसका पीड़ित देश है, तो फिर वो अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम इसके हर रूप की और हर अभिव्यक्ति की निंदा करते हैं। आपको लगता है कि अब भी समय है कि जो तमाम देश हैं वो इसको समझें और वैसे देश जो इसके पोषक हैं, वित्त पोषण का काम करते हैं, उनके खिलाफ वो कड़े से कड़े एक्शन लें? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति इस वक्त यह है कि बहुत सख्त ध्रुवीकरण हो गया है दुनिया का, और उस ध्रुवीकरण का फायदा उठाते हैं वो देश जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से किसी प्रकार की कार्रवाई की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जैसे सुरक्षा परिषद है वहां वीटो का इस्तेमाल हो जाता है, जिसके कारण सुरक्षा परिषद कार्रवाई नहीं कर सकता है। और वैसे भी सुरक्षा परिषद के पास अपनी कोई सेना तो है नहीं। जो भी कार्रवाई सुरक्षा परिषद अनुमोदित करता है उसको कार्यान्वित करने के लिए भी देश को अपनी शक्ति इस्तेमाल करनी होगी। तो ऐसी परिस्थिति में एक और जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपना पक्ष रखना है, अपने जो तर्क हैं उन्हें प्रस्तुत करना है, लेकिन इस बात को स्पष्ट रूप से याद रखना है कि कार्रवाई भारत को स्वयं करनी होगी, और यदि कोई देश, एक दो देश उसके साथ मिलते हैं तो उनके साथ उनका सहयोग भी हो सकता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के विरुद्ध आतंकी कार्रवाई करता है तो उस वैसी परिस्थिति में भारत को स्वयं अपने दम पर कार्रवाई करनी होगी, और इतनी शक्ति, इतनी आर्थिक और सैन्य शक्ति हमें स्वयं अपनी बनानी होगी। लेकिन दिलीप सर, हमारे पास या फिर विश्व के पास तो ऐसे हैं औजार, ऐसे टूल्स हैं कि उन देशों के खिलाफ वो एक्शन ले सके। मसलन FATF है या और भी जो संस्थाएं हैं जो पैसे किसी और के लिए भेजते हैं और उनका इस्तेमाल कहीं और होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी हमारे पास ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस तो हैं।
क्या आपको लगता है कि वो इस बात को समझें और समझने की कोशिशों में वो लगे हुए हैं कि भाई हम जो पैसा भेज रहे हैं आर्थिक मदद के तौर पर वो आतंकियों के पास पहुंच रहा है, उनको ग्रे लिस्ट में डालने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल एक्शन, डिप्लोमेटिक एक्शन, ये कुछ टूल्स तो हैं हमारे पास। टूल्स हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं जिनके पास थोड़ी बहुत शक्ति है कार्रवाई करने की, जैसे एफएटीएफ के पास है। लेकिन एफएटीएफ भी एक राजनीतिक संगठन है, क्योंकि वहां पर सारे देश उसके सदस्य हैं और वो देश भी आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो अब जैसे पाकिस्तान पहले एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में था, लेकिन उसके बाद उसने कुछ देशों के साथ दोस्ती की, उनका समर्थन लिया और उस समर्थन के दम पर ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। अब जब भारत दोबारा प्रयास कर रहा है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे लाने का, तो ये देश जो सदस्य हैं एफएटीएफ के, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं। तो भारत को ऐसी परिस्थिति में ब्रिक्स जैसे मंच है जहां पर कि और भी देश हैं जो कि भारत से सहमत नहीं है शायद, लेकिन ऐसे कई देश हैं जो भारत से सहमत हैं। तो इन देशों को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करना है और उनमें उनके साथ आम सहमति बनाने का प्रयास करना है, ताकि भारत के साथ भी देश खड़े रहें हमेशा। अब ये उम्मीद करना हमें कि एफएटीएफ कार्रवाई कर देगा, अगर कर दे तो बहुत अच्छा है और उसके लिए हमें सबूत जुटाने होंगे, सबूत प्रस्तुत करने होंगे, ताकि कम से कम जो देश आतंकवाद के का समर्थन नहीं करते हैं या उस पर दोहरे मापदंड नहीं लगाते हैं, वो देश तो कम से कम भारत के साथ खड़े हों। और जब भारत कार्रवाई करता है आतंकवाद के खिलाफ, तो उस प्रकार की कार्रवाई का भी समर्थन करें और भारत के पक्ष में आवाज उठाएं। लेकिन वो ये पावर बहुत जरूरी है ऐसे इस प्रकार के मंच में। लेकिन दिलीप सर, यूएन के पास तो वो तो वैश्विक मंच है, वैश्विक पंचायत है, सबसे बड़ी पंचायत है, उनके पास पावर भी है। और आपको लगता है कि जिस बात का जिक्र पीएम ने किया कि अब तो हर हफ्ते एआई और तकनीक में सुधार हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, 80 साल पुराने ये संस्थान हैं, अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं, कोई अपडेशन नहीं। वक्त आ गया है, ब्रिक्स देश और उसमें तमाम वैसे देश हैं जो कि बिल्कुल एलिजिबल हैं यूएन में अपनी भागीदारी को निभाने के लिए। आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि यूएन में रिफॉर्म हो, और कैसे होगा? ये वक्त तो बहुत पहले आ चुका था और बल्कि पहले प्रयास भी हुआ था, प्रयास असफल रहे। और अब जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमें मान के चलना होगा कि इस प्रकार की आम सहमति नहीं बन पाएगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए, संशोधन करने के लिए 5 जो स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो है, उनकी सहमति जरूरी है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। तो ये दोनों जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विशेषकर जो वीटो है उसका इस्तेमाल 5 महाशक्तियां कर सकती हैं। और आज जो महाशक्तियां हैं वो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रही हैं, अपने अपने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ऐसी परिस्थिति में उनमें आम सहमति नहीं बन पा रही है। तो भारत यदि प्रयास करता भी है तो एक ओर तो 2/3 बहुमत प्राप्त करना महासभा में मुश्किल होगा, और दूसरी ओर ये जो वीटो का जो खतरा है भारत के ऊपर, भारत के प्रयास के ऊपर, वो हमेशा बना रहेगा। इसीलिए अभी हम केवल प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो आम सहमति नहीं बन पाई है जिसके दम पर कि हम ये कह सकें कि ये सुधार जो कि बहुत जरूरी है, वो सुधार हो, वो संशोधन किए जाएं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में, ताकि संयुक्त सुरक्षा परिषद जो है उसे और लोकतांत्रिक बनाया जा सके और प्रतिनिधित्व उसकी बढ़ाई जाए, विशेषकर जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी। हमारे साथ एक दूसरी खास मेहमान भी जुड़ चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर अपराजिता कश्यप जी हैं जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में हैं, जेएनयू से। अपराजिता मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और हम मैम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी ने ब्रिक्स में अपनी बातों को रखा और इस दौरान बहुत सारे अहम बातों का जिक्र किया गया, आतंकवाद की बात हो या फिर क्लाइमेट चेंज की बात हो, क्लाइमेट जस्टिस की बात हो, या मल्टीलैटरल जो फोरम्स हैं उनमें रिफॉर्म की बात हो, इन तमाम बातों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और उन बातों को घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया। और हमारे साथ पूर्व राजनयिक दिलीप सिन्हा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे थे आतंकवाद को लेकर ही। मेरा सवाल आपसे आतंकवाद पे होगा, फिर मैं दूसरे विषयों पे जाऊंगा। एक बहुत ही ये बात निकल कर सामने आ रही है मैम कि जो वीटो पावर है, उस वीटो पावर की वजह से शायद
नियर फ्यूचर में हम जिस बात की उम्मीद करके बैठे हैं कि यूएन में रिफॉर्म होगा, भारत भी उसका यूएनएससी का मेंबर बन पाएगा, शायद इतनी जल्दी ना हो पाए। हालांकि प्रेशर हम लगातार दे रहे हैं, ब्राज़ील भी दे रहे हैं, ग्लोबल साउथ के और भी जो कंट्रीज़ हैं वो भी कह रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में शायद ना हो, चूँकि उनके पास वीटो पावर है। आपको क्या लगता है कि किस तरह की टेक्निक्स, किस तरह के पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है तमाम ग्लोबल साउथ में और भारत में, ताकि यूएन और जो बाकी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उनमें एक ठीक ठाक रिफॉर्म हो सके? हमारी ज़रूरत है एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की, इसलिए भी कि अगर आप पॉपुलेशन के नज़रिए से देखते हैं तो हमारा स्ट्रेंथ ब्रिक्स कंट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और सिर्फ हम अगर इकोनॉमिक हेजिमनी या इकोनॉमिक हेफ्ट की बात करें तो वो आजकल के इसमें परिप्रेक्ष्य में वो बहुत अहम नहीं रहता है, क्योंकि आप अगर मान लें कि यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है, बट वहाँ पे आप देखें सर्विसेज सेक्टर इंडियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से, और जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो भले ही वेस्ट वो आर्गुमेंट लेके जाता है पोल्यूटर्स कि हम अब उन्हें काम प्रोडक्शन करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन पोल्यूट किसने किया? और इस बात पर सहमत सब लोग हैं कि पोल्यूटर्स को पे करना है, और कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो जैसे अगर सोशल इश्यूज को देख लें, एनवायरमेंटल इश्यूज को देखते हैं, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, तो उस तरह से इंक्रीमेंटल चेंजेस होंगे, लेकिन होंगे जरूर, मेरा ये मानना है। तो कहने का मतलब कि मैम कि सारी क्राइटेरिया में भारत अपने आप को फिट बिठा पा रहा है, बावजूद उसकी एंट्री नहीं हो पा रही है। अगर आप यूएन P5 को भी देखें तो वो कौन सा यूनानिमस ग्रुप है, उसमें भी तो डिविजन्स हैं। तो अगर इस तरह की डिविजन्स हैं तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री इंडिया के पक्ष को ज्यादा रखेगा। तो रिफॉर्म्स की उम्मीद है, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ रिफॉर्म्स के लिए। और इसलिए भी कि आप पॉपुलेशन, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो इस तरह से आप जैसे जो कंट्रीज उसमें आना चाह रहे हैं, जैसे ब्रिक्स ही, ट्रम्प क्यों मैसेजेस भेज रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं थ्रेट लग रहा है। क्यों इस तरह की बात या लूज टॉक्स कर रहे हैं? इसका मतलब है कि ब्रिक्स एक इम्पोर्टेंट रीजनल मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है जो कुछ मायने रखता है, और इसी कारण से मुझे लगता है कि आप इन कंट्रीज की डिमांड को कि रिफॉर्म होने चाहिए यूनाइटेड नेशंस के या अदर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO, IMF में, उसको हम इग्नोर ज्यादा दिन तक डिले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैम ये बताइए कि जो P5 की कंट्रीज़ हैं उसमें से अगर माइनस चाइना कर दें तो बाकी कंट्रीज़ तो जब भी PM गए हैं वहाँ पे या उनके नेता यहाँ पे हम आए हैं, वो हर बार कहते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, हम इसके पक्ष में हैं कि भारत भी इसका मेंबर बने। लेकिन जब करने की बात आ रही है तो फिर वो क्यों झिझक रहे हैं, क्यों वो भारत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ आइए, प्रैक्टिकली आप आइए, आपका हम इस पर एक्सपेंड करते हैं, रिफॉर्म करेंगे और आपका स्वागत है। ये एक बहुत ही ट्रिकी और पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जैसे जो वीटो सिस्टम हम जानते हैं कि उसमें अगर P5 में से एक भी वीटो करता है तो बात नहीं मानी जाएगी। तो अगर मान लीजिए अमेरिका पहल ही करता है लेकिन चाइना उसको वीटो करता है तो बात तो रुक जाएगी। प्लस दूसरा बात है कि वो जो इकोनॉमीज हैं वो, आई थिंक, मुझे जैसा लगता है कि वो लोग इंडिया के राइज से थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, और उनको ये लगता है कि जो हमारा पॉपुलेशन है, जिस तरह की हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, कहीं हम एक वो थ्रेशोल्ड पे हैं, हम इमर्जिंग इकोनॉमी हैं, हम मूव कर सकते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी के टुवर्ड्स एनी टाइम। तो उनको इस बात से आई थिंक वो बोलते हैं, बट वो रेटोरिकल लेवल पे बोलते हैं, इंटेंशन फिर भी लैकिंग है। ठीक है, चूंकि बहुत सारे इश्यूज हैं, समय की कमी है, हम लगातार उन मुद्दों को उठाएंगे। दिलीप सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और हमने आतंकवाद की बात की, हमने सुधारों की बात की, जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं। अब मैं आना चाहूँगा क्लाइमेट पे, चूँकि एक बहुत बड़ा मुद्दा और इस पर भी प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही हैं ब्रिक्स में। जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है सर, हम जानते हैं कि बीते कई वर्षों से जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसका अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहीं पड़ रहा है तो वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ पे पड़ रहा है। और अगर सीधे सीधे कहूँ तो गलती किसी और की और भुगत कोई और रहा है।
ऐसे में प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जो विकसित देश हैं, जो वेस्ट की कंट्रीज़ हैं, वो क्लाइमेट फंडिंग करें, पैसे दें, ताकि जो एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर लें या फिर तकनीक की बात कर लें, वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को आसानी से मिल सके। आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में ब्रिक्स के जरिए जिन बातों का जिक्र किया गया है, उसमें पश्चिमी देश वो फंडिंग, वो तकनीक, वो ट्रांसफ़र करेंगे और ताकि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं वो उससे मिटिगेट कर सकें? देखिए, आज विश्व की सच्चाई ये है कि विश्व में जो भी थोड़ा बहुत कार्रवाई काम हो रहा था सामाजिक सुधार पर, सोशल वेलफेयर पर या जलवायु क्लाइमेट चेंज पर, क्लाइमेट चेंज फंडिंग पर, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है राजनीतिक तनाव। जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उसके कारण जो यूरोपियन यूनियन है उसे कहा जा रहा है कि तुम अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। अब यदि वो अपना सुरक्षा में खर्च बढ़ाते हैं तो उन्हें अन्य, विशेषकर विदेशी सहायता पर उन्हें अपना खर्च कम करना होगा। यही परिस्थिति अमेरिका की भी आज है कि वहां भी सोशल सेक्टर पर जो जो खर्च कर रही थी सरकार, उसमें कमी आई है। और सरकार की जो नीति है क्लाइमेट चेंज पे, उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है। और जो थोड़ी बहुत सहानुभूति थी ग्लोबल साउथ के लिए कि क्लाइमेट चेंज के कारण उन पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता देनी चाहिए, वो सहानुभूति धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि सभी देश इस वक्त युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। या तो युद्ध में स्वयं सम्मिलित हैं या फिर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट फाइनेंस का जो परिकल्पना थी, जिसपे बहुत थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई थी, वो उस पे जो मानसिकता है वही बदल रही है। पहले कम से कम कथनी थी, करनी नहीं थी। अब ना कथनी है ना करनी है क्लाइमेट चेंज में। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है विश्व के लिए कि हम एक और जो सारे के सारे देश और विशेषकर ग्लोबल साउथ के देश क्लाइमेट चेंज से ग्रस्त हैं और उसके दुष्प्रभाव से निपट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विश्व के जो देश हैं वो युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये उम्मीद करना कि क्लाइमेट फाइनेंस में कोई बढ़ोतरी होगी किसी प्रकार की, उसकी हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अपराजिता मैम, हमारे पास एक ये भी टूल है, जैसा कि सर ने कहा कि उम्मीद हमें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारत ने और बीते कई वर्षों से एक ये ऑप्शन निकाला कि जिसको हम कहते हैं कि ट्रायंगुलर कोऑपरेशन मॉडल। मतलब ये कि जो रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले आई थी अपराजिता मैम, उसमें ये कहा गया कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की तरफ जो इन्वेस्टमेंट वेस्ट की तरफ से हो रहे थे, डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से हो रहे थे, उनमें बीते वर्षों में कमी आई है। मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट जितना होना चाहिए था ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की तरफ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें कमी आई है। इसको मद्देनज़र रखते हुए भारत ने, चूँकि भारत कहते हैं कि हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हैं, तो भारत ने एक इनिशिएट ये किया कि ट्रायंगुलर कोऑपरेशन मॉडल की स्थापना की, पहल की। इसमें भारत ने एक एग्जाम्पल के तौर पे भारत ने जापान के साथ बातचीत की और जापान और भारत ने मिलकर मोजाम्बिक जो एक कंट्री है अफ्रीका में, उसको उन्होंने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया, इन्वेस्टमेंट वहाँ किया, टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशन है उनका काम किया, स्किल डेवलपमेंट का काम कराया गया। तो जो डिपेंडेंसी हमारी वेस्ट पे थी इनफ्लो इन्वेस्टमेंट की, अब हमने कहा कि अगर वहाँ से नहीं आ रहा है तो हम खुद ही जो देश सक्षम हैं उनके साथ मिलकर बायलैटरली और फिर ऐसे तीसरे देश की हेल्प करेंगे जो इसके लिए ज़रूरतमंद है। ये मॉडल की शुरुआत हो चुकी है और अभी मोजाम्बिक की हमने सहायता की है, भारत और जापान ने मिलकर। आपको लगता है कि अब यही मॉडल एक ऑप्शन है बाकी विश्व के सामने, ग्लोबल साउथ के सामने में, कि अगर फंडिंग नहीं आती है वेस्ट से तो हम इस मॉडल पे काम करेंगे, लेकिन हम आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हैंड होल्डिंग का काम करेंगे? यहाँ पे मैं एम्बेसडर सिन्हा से सहमत हूँ कि देयर इज वो डाइवर्शन हो गया है फंड का, क्योंकि वॉर चल रहे हैं तो सब अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में लगे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था आमतौर पे वो कम हो गया है। और मैं एक टर्म लाना चाहूंगी जो आजकल बहुत चर्चे में है, जिसको हम मिनीलैटरलिज्म बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मल्टीलैटरलिज्म ना करके हम मिनीलैटरल ग्रुप्स बनाते हैं। तो उसमें आपने जो बात उठाई है वो बहुत अहम है। एक, अगर मैं चाहूँ आपको इसको एक्सप्लेन करना, तो जैसे ब्रिक शुरू हुआ था तो सिर्फ 4 कंट्री थे। बिल्कुल। उसके बाद ये ब्रिक्स बनता है, ब्रिक्स प्लस बनता है, इब्सा, G4। जी। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो स्मॉल कंट्रीज, अब ट्राइलैटरलिज्म बोल रहे हैं, मैं क्वाड्रिलैटरलिज्म की बात कर रही हूँ। तो उसमें सिर्फ 4 एक्टर्स थे और वो अपने इन्वेस्टमेंट्स जेनरेट कर रहे थे और एक कॉम्प्लीमेंटारिटी के तहत काम हो रहा था। मेरा सर्विस सेक्टर स्ट्रांग है, आपके पास क्रिटिकल मिनरल्स है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, तो इस तरह से वो एक कोऑपरेशन हो रहा था। तो ये मॉडल ही वर्क करेगा। आजकल जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें मिनी लैटरल इंस्टीट्यूशंस की बहुत जोर दी जा रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मल्टीलैटरलिज्म जब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो अब मिनी लैटरलिज्म की तरफ दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो भी आ रहे हैं। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन मॉडल उसी का एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं। हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान समीप शास्त्री जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इस वक्त वो ब्राज़ील में ही मौजूद हैं। तो सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत समीप सर इस चर्चा में। आप सर चूँकि वहाँ पे हैं, ब्राज़ील में ही हैं, और तमाम जो बातचीत हैं तमाम क्षेत्रों में उस पर हो रही है, बिजनेस और ट्रेड को लेकर भी हो रही है, कॉमर्स को लेकर हो रही है। तो ग्लोबल साउथ की बात अगर आप कर लें, ब्रिक्स की बात कर लें, भारत की बात कर लें, आने वाले वर्षों में किस तरह से यहाँ ट्रेड, व्यापार, निवेश, इसकी संभावनाएं किस तरह से आप देख पा रहे हैं? देखिए, जब ब्रिक्स ब्लॉक्स पहले जब स्टार्ट हुआ था, जैसे हमारे बाकी साथियों ने बताया कि एक थॉट था, किसी ने सोचा नहीं था इतना पावरफुल ब्लॉक हो जाएगा और बाद में चल के ग्लोबल साउथ की बातें करने लगेंगे। इस पूरे ब्लॉक की खासियत यह है कि अभी तक जियो पॉलिटिक्स के बारे में ना बात करते हुए ट्रेड और कॉमर्स के बारे में ही ज्यादा फोकस रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यूएन के गोल्स, एसडीजी गोल्स को कैसे अचीव किया जाए, और इसी पे प्राइमरी फोकस रहा है, और गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। जैसे अब जो नेक्स्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया, मोदी जी ने, कि एआई का समिट किया जाएगा सबसे बड़ा दुनिया का, और एआई गवर्नेंस की नींव रखी गई इस समिट के अंदर। जब उनने बोला तो कैसे डिजिटल गवर्नेंस को लाया जाए, ये बहुत जरूरी है आगे के फ्यूचर के लिए। और मुझे लगता है कि सारा मल्टीपोलर सोसाइटी हम लोगों को चाहिए, वो जरूरी है। अब टाइम आ गया है कि सारे डेवलपिंग नेशंस को इतना इम्पोर्टेंस मिले और बायलैटरल टाइज इंप्रूव करें और लोकल करेंसी में ट्रेड इंप्रूव करें, जैसे बिजनेसमैन दूसरे देशों को और एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन समीप जी, अभी जो खबर आई उसमें तो ये कहा गया कि अगर आपने कुछ इस तरह की डील कर ली ब्रिक्स कंट्रीज में, यूएस ने कहा, तो हम आपके खिलाफ 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। नहीं, बट आप प्रैक्टिकली सोचिए, क्या यूएस इकलौता देश है ना? उनके पास पॉपुलेशन है, एरिया काफी है, मना नहीं करूंगा, मगर बात करा जाए जो कंजम्पशन की, वो तो एंड यूजर कंज्यूमर होता है। चाइना, इंडिया और बाकी ब्रिक्स प्लस नेशंस को देखा जाए तो 50% दुनिया की आबादी है, जीडीपी 36% से ऊपर है ग्लोबल, और सेल्फ कंजम्पशन पैटर्न हम लोगों का सबसे ऊपर है। इसमें एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा। आप जो एयरपॉड लगाते हैं ब्लूटूथ वाला, वो नंबर 1 एप्पल को मानते हैं जो पूरी दुनिया में बेचता है। आप जानते हैं दूसरा ब्रांड कौन सा है? दूसरा ब्रांड है बोट, जो इंडिया में है और इंडिया के अंदर कंजम्पशन के अंदर की वजह से नंबर 2 इन द वर्ल्ड है। तो हम लोगों को अपनी क्षमता को खुद पहचानना है, और हमारे कंजम्पशन पे, और हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं। जैसे पीएम ने बोला, हम लोग को अपने मिनरल्स, रिसोर्सेज सबको यूटिलाइज ढंग से करना है, और हमारे पास सारी चीजें हैं। हम लोग सेल्फ रिलायंट है, मेक इन इंडिया पे बिलीव रखते हैं, और यही चीज हम लोग चाहते हैं कि सारे ब्रिक्स प्लस नेशन समझे कि सेल्फ रिलायंस करना बहुत जरूरी है अपने देश को बचाने के लिए, अपने देशों को बचाने के लिए। और कोई एक देश चाहे वो टैक्सेस बढ़ाए, चाहे जो भी करे, उससे मुझे नहीं लगता है कि डेवलपिंग नेशंस को कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन समीप जी, आपको कहीं जाना भी है इंपॉर्टेंट इवेंट में। एक आखिरी सवाल आपसे मैं ले लेता हूं, वो ये कि जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, भारत के लिए और बाकी देशों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वो मायने रखते हैं। आपको लगता है कि जिस स्पीड में
चाइना ने वहां निवेश किया। अब वक्त आ गया है कि भारत की कंपनियां भी चाइना को पछाड़ते हुए काफी भारी मात्रा में निवेश करें, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी और साथ साथ ग्लोबल साउथ की जो तमाम कंट्रीज हैं उन पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं, बहुत जरूरी है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि बिलियन फॉर अ ट्रिलियन है, अब बिलियन फॉर 5 ट्रिलियन करना है हम लोगों को। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, और जब तक हम निवेश नहीं करेंगे दूसरे देशों में, हम लोग जब तक वो रिस्क फैक्टर को नहीं एज बिजनेसमैन और इंडस्ट्री बॉडी नहीं समझाएंगे, तब तक हम लोग उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। हम लोगों का उद्देश्य है भारत को नंबर 1 बनाना, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और सारे इंडस्ट्रीज का कर्तव्य है कि जहां तक हो सके हम लोग अफ्रीकन देशों में और जहां जहां अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां पे निवेश करें और ब्रिक्स प्लस को ग्रो करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीप जी, धन्यवाद। समय निकालने के लिए हमारे लिए बहुत बहुत जय शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। दिलीप सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ प्रोफेसर अपराजिता कश्यप जी मौजूद हैं। दिलीप सर, आपके पास आना चाहूँगा। एआई की बात कर लेते हैं, क्योंकि एआई को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है एआई फॉर ऑल, और जब पूरी दुनिया जनरेटिव एआई और तमाम एआई की बात कर रही है, पीएम मोदी ने साफ तौर पे कहा है हमें रिस्पॉन्सिबल एआई की ज़रूरत है। आपको लगता है कि समय आ गया है कि जो तमाम जो डेवलपर्स हैं एआई के, वो जनरेटिव एआई के साथ साथ उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको समझें और उसको समझते हुए एक रिस्पॉन्सिबल एआई की तरफ कदम बढ़ाएं? ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि भारत बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, क्योंकि भारत की इसमें अपनी क्षमता बहुत है और भारत को इसका बहुत अनुभव भी है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे पास बहुत काबिल लोग हैं, और इस क्षेत्र में हम अपने अनुभव को इस्तेमाल करते हुए अन्य जो भी समान सोचने वाले लाइक माइंडेड जो देश हैं ग्लोबल साउथ के, उनके साथ मिलकर उनको अपनी टेक्नोलॉजी, अपना एक्सपर्टीज दें, ताकि इसमें जो 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 कार्रवाई करनी है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए दुनिया को, उसमें हम आगे बढ़ सकें। और जो भी सुरक्षात्मक कार्रवाई करनी है, क्योंकि एआई का दुरुपयोग की खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए इन सब चीजों को लेकर भारत को अपना जो स्किल है इसमें वो बताना चाहिए इन देशों को, ताकि इनके साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ की ओर से नियम आपस में पहले स्थापित करें, उसके बाद विश्व को प्रस्तुत करें, ताकि इसमें हम किसी पश्चिमी देश या किसी ग्लोबल नॉर्थ के देश पर निर्भर नहीं हो। हम आपस में मिल करके इस पर सहयोग करके अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका विकास करें। ठीक है, लेकिन अपराजिता मैम, ये भी सवाल है कि जिस तरह से वेस्ट की कंट्रीज जिनके पास इस तरह की सुविधाएं हैं, जो एआई बना रहे हैं, आपको लगता है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो उनके पास है वो शेयर करेंगे भारत के साथ या ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ? इस क्षेत्र में या जहां भी साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात है, हम थोड़ा सा पिछड़े हैं कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। हम सर्विस सेक्टर में नंबर 1 हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो अभी तो हम आईपीआर पे मुझे नहीं लगता है कि भारत क्लेम करने की स्थिति में है, बट जो एआई की सर्विसेज है या एआई के जो इम्पैक्ट्स हैं, जैसे प्रिवेसी इश्यूज, ट्रांसपेरेंसी, यूज इट उसको सोशल इश्यूज में या सोशल एस्पेक्ट्स के लिए यूज करना, उसमें इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज्यादा होगा। तो आईपीआर का मुद्दा अभी नहीं उठेगा, बट ऐसा नहीं है कि हमारे जो आईआईटीज हैं या उसमें कभी भी कुछ भी जेनरेट हो सकता है, कुछ भी न्यू इन्वेंशन हो सकता है, तो हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन जो जैसा कि एम्बेसडर सिन्हा ने कहा कि रेगुलेशंस बनाने में, लीगल फ्रेमवर्क बनाने में, सर्विस प्रोवाइड करने में भारत का कोई जोड़ नहीं है। हम उसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज किस तरह का रोल प्ले कर सकती हैं? ब्रिक्स कंट्री, अगर आप देखें ब्रिक्स का कॉम्पोजिशन, तो ये एक बहुत ही यूनिक ग्रुपिंग है, जिसमें ना तो ये कोई आइडेंटिटी या आइडियोलॉजी के बेसिस पे ये ग्रुपिंग नहीं बनी थी। ये जो ग्रुपिंग बनी थी ये मोस्टली फ्यूचर पोटेंशियल के ऊपर बनी थी। और उसमें अगर आप देखें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सो इसमें एटलीस्ट 2 कंट्रीज तो हम कह सकते हैं कि जो
टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। और चाइना हम उसको डिसमिस नहीं कर सकते हैं। चाइना इज वन कंट्री जिसको हम डिसमिस नहीं कर सकते हैं। रशिया भी डिसमिस, हम उनको भी डिसमिस नहीं कर सकते हैं। तो अगर जैसे मैं इसको एक थोड़ा सा भटकूंगी इस मुद्दे से, इकोनॉमिक जैसे टैरिफ की जो बात कर रहे हैं ट्रम्प, उससे वो ब्रिक्स को ज्यादा सॉलिडारिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, इज नॉट फ्रैक्चरिंग ब्रिक्स, वो उसको ज्यादा सॉलिडिफाई कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की सॉलिडारिटी आ जाती है ब्रिक्स के अंदर, और तो हम एआई गवर्नेंस में, एआई इन्वेंशंस में ब्रिक्स कंट्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक है। समय की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। दिलीप साहब के पास आना चाहूँगा। जो ग्लोबल हेल्थ है उसको लेकर भी सेशंस हुए, सत्र का आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री ने भी उसमें अपनी बातें रखी। उस पर आऊँ, लेकिन एक छोटा सा कमेंट सर आपसे चाहूँगा। इस ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए, इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए उसका एक बहुत सीधा कारण है कि उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सैंक्शन लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है उनके अरेस्ट का। तो उन्हें इस बात का खतरा है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। ठीक ठीक। जहां तक राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सवाल है, उसमें बहुत तरह के अफवाहें उड़ रही हैं कि उनकी आंतरिक स्थिति कमजोर है, जिसके कारण बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ये हो सकता है कि जो इस वक्त उनके जो वार्ता चल रही है अमेरिका के साथ ट्रेड में लेकर, इस कारण वही निकलना चाहते हैं चीन से बाहर। या हो सकता है कि वो शायद अब ब्रिक्स को उतना महत्व नहीं देते जितना कि पहले देते थे। तो इन सब के बावजूद उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को निश्चित भेजा वहां पे। तो इस पर हम ज्यादा अटकल न लगाकर हमारे जो संबंध हैं दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ, उन पर ज्यादा हम जोर दें। क्योंकि जैसा कि आपने स्वयं कहा और जैसे डॉक्टर कश्यप ने कहा कि हमें मल्टीलैटरलिज्म से आगे बढ़कर मिनीलैटरलिज्म की तरफ बढ़ना होगा, बिल्कुल, ताकि हम छोटे छोटे ग्रुप बना करके कार्रवाई करें और अपना जो भी सहयोग करना चाहते हैं उसे आगे बढ़ाएं। ठीक है सर, मैं आता हूँ ग्लोबल हेल्थ पे। इसमें भी भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। भारत ने कहा कि जिस तरह से हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी की और जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, खासकर जो वैक्सीन फॉर्मेशन में, निर्माण में, फार्मेसी में, हम वो सारी चीज़ें हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि भारत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, खासकर जब हम ग्लोबल हेल्थ की बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल, हेल्थ के मामले में भी जैसा कि आईटी के मामले में है, इसमें भी भारत की एक शक्ति है दवा बनाने में, टेक्नोलॉजी में। तो इसका हम सहयोग कर सकते हैं। और ये साउथ साउथ कोऑपरेशन जिसका एक उदाहरण ब्रिक्स है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं कि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे पास क्षमता है, उसे हम मिल बांट के उसका इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि अपराजिता मैम, जो ये घाना ने भी ये एक इच्छा जाहिर की है भारत के साथ कि भाई आप हमें दीजिए, क्योंकि आप तो फार्मेसी के हब हैं ग्लोबली, तो आप जो एक्सपर्टीज़ आपके पास है, जो आपके पास अनुभव है, वो हमारे साथ साझा कीजिए। क्योंकि घाना चाह रहा है कि पूरे अफ्रीका में वो एक वैक्सीन हब के तौर पर खुद को इस्टेब्लिश करे। तो ऐसे में न सिर्फ घाना बल्कि और जो देश हैं दूसरे इश्यूज़ को लेकर, उनमें भारत क्या कुछ रोल प्ले कर सकता है हेल्थ के लिहाज से? अगर हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है आयुष्मान भारत जी, ये बहुत ही परवेसिव प्रोग्राम है। और कैसे हम बिल्कुल लोअर ग्रास रूट्स तक हमने मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचा दी है। कोविड को जिस तरह से भारत ने टैकल किया, हमारे पॉपुलेशन साइज को देख लिए, जिस तरह से हमने अपने पॉपुलेशन के हेल्थ को टैकल किया है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है वर्ल्ड में कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडर, हमारे डॉक्टर्स पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हम उनको रिटेन नहीं कर पाते हैं, बट वो सारी दुनिया में जाने जाते हैं। हमारा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन जब हमने कोविड में बनाया, कोविड मैत्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो वर्ल्ड में एक ट्रेंड सेटर था। दूसरा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटके लैटिन अमेरिका की तरह जाना चाहूंगी। अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे अच्छे डॉक्टर कौन है? वो क्यूबन डॉक्टर्स हैं। तो इस तरह से अगर आप यूनाइटेड किंगडम में जाएं तो वहाँ का नेशनल हेल्थ सर्विस कौन चला रहा है? मोस्टली वो इंडिया के डॉक्टर्स हैं। तो अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, उसमें भारत का बहुत अहम रोल रहेगा। ठीक है।
समय की बहुत ही कमी है, संक्षेप में एक एक लाइन में आंसर दीजिएगा, रिक्वेस्ट आप दोनों से। दिलीप सर, आपके पास अगले साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, क्या कुछ मुद्दे भारत चाहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक अवसर होगा, क्या कुछ मुद्दे भारत इसमें उठाना चाहेगा? जो मुद्दे इस वर्ष हैं उस अगले वर्ष भी रहेंगे, जैसे आतंकवाद का मुद्दा हुआ, सुरक्षा परिषद सुधार का मुद्दा हुआ। उसके अलावा हम उम्मीद कर सकते हैं कि रखते हैं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य थोड़ा बेहतर हुआ तो उस परिस्थिति में हम आगे और सहयोग की बात कर सकते हैं ब्रिक्स के अंदर और ब्रिक्स के बाहर जो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं उनके साथ भी, ताकि विश्व का जो व्यापार का माहौल है, निवेश का माहौल है, उसमें और सुधार हो सके। ठीक, अपराजिता मैम। मेरे ख्याल से मैं बस आपको 2014 में जो प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स समिट पे बोला था कि जो ब्रिक्स अभी है वो दुनिया बाद में दिखेगी, सो जो ब्रिक्स का स्वरूप है वही दुनिया का स्वरूप होगा, तो बहुत ऑप्टिमिज्म था। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री पीस एंड स्टेबिलिटी पे ज्यादा एम्फसाइज करेंगे जब ब्रिक्स इंडिया में होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। दिलीप सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपराजिता मैम, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो इसके साथ ही इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम पीएम मोदी एट ब्रिक्स, वैश्विक भविष्य को आकार देता भारत, इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Sir.